बदलते भारत की शान। मंडी.com के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल कई बार आपने ये देखा भी होगा और सुना भी होगा कि उद्योगों से किस तरह शहरों का और इलाकों का चेहरा बदल जाता है। एक उद्योग कहीं लगता है और वहां पे कई सारे रोजगार पैदा हो जाते हैं, कई सारी शिक्षा के और स्वास्थ्य के केंद्र पैदा होते हैं और कुल मिलाकर उस इलाके का चेहरा बदलता है। लेकिन आज हम मंडी.com में इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या उद्योगों के साथ ही कृषि में भी वो क्षमता है जो किसी इलाके का, किसी क्षेत्र का चेहरा बदल सके। और अगर वास्तव में ऐसा हो सकता हो तो फिर जो बात हम अक्सर जो प्रवास की यानी जो माइग्रेशन की बात हम करते हैं, जो गांवों से या जो छोटे बहुत ही छोटे शहर हैं वहां से बड़े शहरों में लोगों के जाने की बात करते हैं, इस पूरी समस्या को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा बदल सकता है। खैर, तो हम आज के विषय पर आते हैं। तो हमारा जो विषय है आज का वो यही है कि अगर किसी इलाके में, देश के किसी भी क्षेत्र में कृषि से जुड़ी जो बुनियादी ढांचा, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसके मार्केटिंग का जो एक तौर तरीका है, उसको अगर बदल दिया जाए तो क्या उस क्षेत्र पर असर किस तरह का पड़ सकता है। और इसी बारे में बातचीत आज हम करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ श्रीधर नंदम जी हैं जो कृषि व्यवसाय से लगभग 17-18 सालों से जुड़े हुए हैं। खास तौर से कहा जाए तो मक्का जो कमोडिटी है उसके साथ इनका बड़ा करीबी नाता रहा है और कई सारी निजी कंपनियों के साथ ये मक्के के प्रोक्योरमेंट के लिए, उसकी खरीद के लिए किसानों के साथ, किसान उत्पादक संगठनों के साथ और उद्योग जगत के साथ मिल के काम करते रहे हैं। तो एक तरह से पूरा एक जो 360 डिग्री व्यू जिसको कहते हैं वो उनके पास इस कमोडिटी का भी है और इस कमोडिटी से जुड़े एक ऐसे इलाके का है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। श्रीधर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी.com में। धन्यवाद भुवन जी। तो श्रीधर जी, आज हम जो बात करेंगे, आप इस विषय को जो अभी मैंने अपने दर्शकों से कहा है, आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा। मैं उसी पर आपसे अगले करीब आधे घंटे में सवाल भी करूंगा। मक्के को लेके, वैसे तो मक्का पूरे देश में पैदा होता है, लगभग हर राज्य में, हर जगह पे इसका उत्पादन होता है। लेकिन खास बात है कि बिहार का जो उत्तर बिहार का जो इलाका है, जिसमें कुछ 4-5 जिले आते हैं, जिसमें पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है, बेगूसराय का भी कुछ हिस्सा है, वो इलाका एक ऐसा इलाका है, उस इलाके में देखा जाए तो गुलाब बाग एक केंद्र के तौर पे विकसित हुआ है पिछले 1 दशक में, जो मक्के के मार्केटिंग के, ट्रेडिंग के तौर पे। इसी पर थोड़ा हम बातचीत आपसे श्रीधर करना चाहते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि गुलाब बाग पूर्णिया जिले का एक छोटा सा ब्लॉक है और मैं आपसे ये, क्योंकि आप पिछले 10-12 सालों से उस पूरे इलाके को भी देख रहे हैं और कैसे वो इलाका बदला है इसको भी देख रहे हैं, क्या आपका अनुभव रहा है? किस तरह से गुलाब बाग में चीजें पहले क्या थी, आप बताएं, 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले, और फिर वहां पर क्या बदलाव हुआ, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है? धन्यवाद भुवन जी। तो पहले मक्के की बात करें तो इंडिया में करीबन 280 लाख टन का मक्के का उत्पादन होता है, जिसपे 70% जो मक्का का उत्पादन है वो खरीफ में होता है, यानी जून से लेके सितंबर का टाइम को खरीफ बोलते हैं। इस पर करीब 180 लाख टन का मक्के का उत्पादन होता है। और रबी जो कि नवंबर से लेके मार्च तक का टाइम है, यहाँ पे बुवाई करते हैं, उसको रबी का क्रॉप बोलते हैं। इस पे 90 से लेके 100 लाख टन का उत्पादन होता है। तो इस 90 से 100 लाख टन का उत्पादन में मेजॉरिटी हिस्सा जो है बिहार से आता है, जिसमें 35 लाख टन की प्रोडक्शन जो है बिहार इस 90 लाख टन में उत्पादन करती है।
तो जैसे मैं बिहार की बात करें तो 2010-11 से बिहार से मैं जुड़ा हुआ हूँ मक्के का व्यापार की तौर से। और उस टाइम की बात ऐसा था कि 2010-11 में सबसे पहले बिहार में जाके व्यापार करना ही अपने आप एक बड़ा बात होती थी, क्योंकि वहाँ का सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ अलग था। जैसा जैसा वहाँ का पॉलिटिकल वातावरण में चेंज हुआ, वहाँ का एनवायरनमेंट में चेंज आया, वहाँ से इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे जाने लगे। और उसी प्रकार से देखेंगे तो उस पर बहुत बड़ा हाथ एक मक्का व्यापार का भी था। मक्का व्यापार में बिहार में गुलाबबाग एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एक लार्जेस्ट एग्रीगेशन सेंटर इन द कंट्री हम बोल सकते हैं, क्योंकि रबी में 90 लाख टन का प्रोडक्शन में मात्र वो अकेला सेंटर में मोटा मोटी आप ये मान के चलिएगा 12 से लेकर 15 लाख टन का व्यापार वहां से होता है, और जिसमें से 8 लाख टन का स्टोरेज वहां पे होता है आज के दिन। तो यदि ये बात हम 10 साल पहले की करते हैं, बिहार में गुलाबबाग में 2 लाख टन का वेयरहाउसिंग की क्षमता थी। जैसा जैसा मार्केट में मक्के की डिमांड आई है, वैसे वैसे मक्का का फार्मर वहां पे उस डिमांड को देखते हुए अपना बुवाई किया है और वहां पे क्षेत्रफल बढ़ाया है। धीरे धीरे वहां पे प्रोडक्शन बढ़ता गया। जैसा प्रोडक्शन बढ़ता गया, अदर इक्विपमेंट की, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट आई, जिसपे वेयर हाउसिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो आज के दिन में वो 2 लाख टन की वेयर हाउसिंग कैपेसिटी है, अभी 8 लाख टन की वेयर हाउसिंग कैपेसिटी हो गया। श्रीधर, ये आपने जो एक तरह से समय का जो आपने एक खांचा बताया है कि 2010-11 तक 2 लाख टन का वहां पर वेयर हाउसिंग कैपेसिटी थी, अभी बढ़ के 8 लाख टन, यानी 10 साल में 4 गुनी हो गई। तो आखिर 10-11 को एक माइलस्टोन के तौर पे आपने क्यों बताया? क्या ऐसा उस समय से क्या डेवलपमेंट ऐसा हुआ? कोई माइलस्टोन वैसा नहीं था। मैं वहां से उस इलाके से 10-11 से जुड़ा हूँ जी। तो उसके पहले क्या था उतना मुझे भी इतना ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं उस इलाके से जुड़ा हूँ। लेकिन 10-11 के बाद अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि 4 गुना अगर वेयर हाउसिंग कैपेसिटी में बढ़ोतरी हुई है, तो आखिर इन 10 सालों में वहां मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से और मार्केटिंग के केंद्र के तौर पे गुलाबबाग में इस तरह का विकास हुआ क्यों? देखिएगा, वहां पे बिहार से जो बाहर माल जाने का जो सुविधा है, रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क है, तो ये दोनों का एक लिमिटेशन है, क्योंकि सीजन में माल आता है, ये सीजन में उतना बड़ा मात्रा में माल बाहर मूव करना अपने आप एक बड़ा चैलेंज है। तो क्योंकि सीजन में इतना पूरा क्वांटिटी में माल मूव हो नहीं सकता, वहां पे स्टोरेज करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट आई। जैसा वो रिक्वायरमेंट आया, वो रिक्वायरमेंट आई प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से। जैसा प्रोडक्शन बढ़ा, वहां पे एक रिक्वायरमेंट आई स्टोरेज का। जैसा स्टोरेज का रिक्वायरमेंट आया, वहां का जो उद्योगपति है, वहां का जो व्यापारी है, उस चैलेंज को एड्रेस करते हुए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया पिछले 10 साल में जी। और बिहार एक सबसे बड़ा खास बात बिहार का ये है कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी यानी यील्ड बिहार में होता है। यानी पूरा देश का यील्ड अगर हम बात करते हैं 2.5 से लेके 3 टन पर हेक्टेयर का यील्ड आता है, तो बिहार में वही 5.5 से लेके 6 टन का यील्ड आता है मक्के का प्रति हेक्टेयर। श्रीधर, तो नेचुरल स्वाभाविक ये चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, इसलिए आपको रोक रहा हूँ। ब्रेक से लौटने के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी रॉक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एक बहुत ही खास विषय के बारे में मंडी.com में, और ये विषय ये है कि खेती से या खेती की मार्केटिंग का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और खेती के दूसरे जो बुनियादी ढांचे खेती से जुड़े हुए हैं, उनके बदलने से किस तरह किसी एक शहर का, किसी एक पूरे इलाके का चेहरा बदल सकता है। और हम बात कर रहे हैं आज बिहार के पूर्णिया में गुलाब बाग ब्लॉक के बारे में, जिसमें कि हमारे आज के मेहमान श्रीधर नंदम ने हमें बताया कि कैसे 2010-11 के बाद जिस तरह वहां पर बाजार के एक समीकरण में बदलाव हुआ, जैसे कुल मिला के जो मांग वहां पर बढ़ी और उसके कारण जिस तरह से मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, उसका नतीजा ये हुआ कि लगभग वेयर हाउसिंग कैपेसिटी जो 2010-11 तक 2 लाख टन की थी, वो करीब 10 साल में 4 गुना होके अभी 8 लाख टन पहुंच गई। श्रीधर जी, ये तो हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा इसलिए कि डिमांड बढ़ी, लेकिन इसमें 2 सवाल मेरे मन में आते हैं। इन दोनों का जवाब आप एक एक करके दीजिए। पहला तो ये कि 2010-11 से पहले भी उस इलाके में मक्के की खेती होती थी, लेकिन ये डिमांड बढ़ने के पीछे कोई खास कारण था क्या कि इन 10 सालों में जिस तरह से डिमांड बढ़ी इसकी? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना बढ़ा, उसका असर वहाँ की अर्थव्यवस्था पर किस तरह से बढ़ा, खासतौर से रोजगार पर किस तरह से बढ़ा? क्योंकि बिहार की बात जब भी आती है तो बिहार से जो पलायन होता है नौकरियों की तलाश में, वो मुद्दा भी सीधे तौर पे ध्यान में आता है। तो ये दोनों सवालों का आप जवाब दें मुझे। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार में ये जो मक्के का क्षेत्रफल कैसे बढ़ा, डिमांड कैसे आई। इंडिया में जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता गया, वैसे वैसे स्वाभाविक है कि मक्के की मतलब नॉन वेजिटेरियन का कंजम्पशन का हैबिट्स बदलते गए। इसमें प्रोटीन इनटेक में अंडे का बहुत बड़ा योगदान है, जो सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है आज के दिन में अपने को अंडे से मिलता है। जैसा इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव हुई, उस हिसाब से लाइफस्टाइल में चेंज आया लोगों का। जैसा लाइफस्टाइल थोड़ा सा इंप्रूव होने लगा, वैसा पीपल मतलब लोग जो है ज्यादा प्रोटीन डाइट के ऊपर मूव होते गए हैं। और उस सिलसिले में खासकर जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, एक तो अंडा है, फिर अपना दालें आती है, फिर चिकन आता है। तो जैसे जैसे लोगों का जो ये है नॉन वेजिटेरियन फूड के ऊपर थोड़ा सा बढ़ने लगा। अगर इसी बात हम देखते हैं, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एग और पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ चिकन हैव डबल्ड, मतलब ये ऑलमोस्ट डबल हुआ है लास्ट 10 साल में। जैसे ये डबल हुआ, उस हिसाब से मक्के की रिक्वायरमेंट बढ़ी, और जैसे ये मक्के का रिक्वायरमेंट बढ़ा तो उसको सबसे बड़ा जो उस रिक्वायरमेंट को कैप्चर करने मतलब कैटर करने के लिए बिहार एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और बिहार किसान बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि वहां पे मक्के का उत्पादकता यानी यील्ड प्रति हेक्टेयर बहुत ज्यादा है। तो किसान को जो है पर हेक्टेयर यील्ड ज्यादा आ रही थी, तो वहां पे नेचुरली क्या था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा भाव थोड़ा सा नीचे मिलने लगा दूसरा क्षेत्र से हिसाब से कंपेरिजन में। जैसा वहां का भाव थोड़ा सा नीचे मिलने लगा, तो बाहर की जो फीड कंपनियां हैं और बाहर की जो स्टार्च कंपनियां हैं और बिहार की तरफ धीरे धीरे जाने लगी। जी, वो आने और जैसे उन लोगों का आगमन, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। अब मेरा दूसरा जो सवाल था, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने से बिहार गुलाब बाग और पूर्णिया के उन इलाकों की अर्थव्यवस्था पर किस तरह से असर पड़ा, खासतौर से रोजगार के जो साधन थे उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। काफी बड़ा असर पड़ा है इस मुद्दे में। अगर बात करें तो रोजगार की अगर बात करें, सबसे बड़ा रोजगारी वहां पे मिलता है कि लेबर की जो रिक्वायरमेंट है, पूरा साल वहां की लेबर की रिक्वायरमेंट आती है बिहार में, क्योंकि गोदाम मतलब एक बार माल मंडी में आता है तो उसको तुलाई करना, सिलाई करना, क्लीनिंग करना, ग्रेडिंग करना, वहां से लेके वेयर हाउस में माल चढ़ाना, फिर वेयर हाउस से गाड़ी में लोडिंग करना, फिर वहां से ट्रकों में रेक से माल बाहर भेजना, ये सब में लेबर की बहुत बड़ा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। और क्योंकि वहाँ की लेबर अवेलेबिलिटी ज्यादा अच्छा था, तो इसकी वजह से भी वो गुलाब बाग जो है एक बहुत बड़ा सक्सेस उसको देखने को मिला है। जी, इस संदर्भ में आपसे थोड़ा एक जो घटना और एक मुझे ध्यान में आती है, जो गुलाब बाग के संदर्भ में और मक्के के संदर्भ में मुझे लगता है प्रासंगिक है, वो है वायदा बाजार का वहाँ शुरू होना। गुलाब बाग में जो अपना कृषि कमोडिटी एक्सचेंज अपने देश का है NCDEX, उसका डिलीवरी सेंटर भी शुरू हुआ था मेरे ख्याल से उसी दौरान, कहीं 2012-13 के आसपास। आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे उसका कितना रोल आप देखते हैं, क्योंकि NCDEX के
डिलीवरी सेंटर होने के कारण वहाँ वेयर हाउसिंग और उससे जुड़ी हुई और कई सारी गतिविधियां भी और उनको भी बल मिला होगा। जरूर मिला है, जरूर मिला है। तो ये सब एक्टिविटी में एक बहुत बड़ा पात्र या रोल जो है एनसीडीएक्स वहाँ पे एक डिलीवरी सेंटर को घोषित करना भी हम मान सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या होता था कि वहाँ पे जो लोग प्रोडक्शन या व्यापारी लोग हैं वो उसी लोगों तक सीमित थी। जैसा एनसीडीएक्स का वहाँ पे एक डिलीवरी सेंटर चालू किया 2011 या 12 में, उसकी डिलीवरी सेंटर वहाँ पे उसका बेसिस सेंटर वहाँ पे बनाया गया। तब से क्या हुआ, गुलाब बाग का नाम जो है पूरा देश भर में व्यापारिक वर्गों में वो फैलता गया, क्योंकि एक बार ये नेशनल लेवल एक्सचेंज एक लोकेशन को एज ए डिलीवरी सेंटर करती है तो बहुत सारा पैरामीटर्स उसमें वो लोग देखते हैं और वो सब पैरामीटर्स मीट होने के बाद ही वहाँ पे वो लोग डिलीवरी सेंटर वहाँ पे ये करते हैं। तो जैसे एनसीडीएक्स में वो डिलीवरी सेंटर आया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के रो पे बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट आई वहाँ पे। लोग गुलाब बाग को देखने लगे क्या चल रहा है गुलाब बाग में, उस हिसाब से दूसरा लोग जो है गुलाब बाग से माल मंगाते रहे। यानी आप एक चीज आप देखिएगा, जो मई जून जुलाई ये 3 महीनों में अगर हम देखेंगे 400 रेक बिहार से यानी गुलाब बाग के आसपास मंडी से बाहर निकलता है, जिसमें अधिकांश जो मूवमेंट होता है वो तमिलनाडु की तरफ होता है। जो तमिलनाडु का रिक्वायरमेंट बिहार पे बढ़ता गया और ऑफ सीजन में पंजाब हरियाणा ये सब जो है बिहार से मक्के की मांग करते रहे। जैसे एनसीडीएक्स का बहुत बड़ा योगदान रहा ये सब चीजों में, बिहार को एक नेशनल लेवल मैप में लाना में एनसीडीएक्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। श्रीधर जी, ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे और एक बार फिर मंडी.com में गुलाब बाग में किस तरह से फर्क पड़ा है मक्के के जो मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से, डिमांड बढ़ने से, इस पर श्रीधर नंदन जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मंडी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एक बहुत ही खास विषय पर, और ये विषय है कि किस तरह से खेती में होने वाले सुधार, खेती में बढ़ने वाली मांग और उससे जुड़ी बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले सुधार से कैसे एक पूरे इलाके का चेहरा बदल सकता है, कैसे वहाँ की अर्थव्यवस्था बदल सकती है, इस बारे में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रीधर नंदन जी, जो लगभग 2 दशकों से कृषि व्यापार, जो जिसको एग्री बिजनेस भी बोलते हैं इंग्लिश में, उससे बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए रहे हैं। और ख़ास तौर से जो बिहार का, उत्तर बिहार का पूर्णिया का क्षेत्र है, जो कि मक्के के रबी के मक्के के फसल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, उससे पिछले करीब 1 दशक से बहुत नज़दीक से उनका साबका रहा है, संबंध रहा है, और पूरे इलाके को इस दौरान उन्होंने बहुत नज़दीक से बदलते हुए देखा है। तो इसीलिए श्रीधर नंदन जी से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या बदला है और कैसे बदला है। श्रीधर जी, हमने समझा आपसे कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने से रोजगार की परिस्थितियां, अर्थव्यवस्था बदली है। आप क्योंकि वहाँ नज़दीक से वहाँ आते जाते रहे हैं, नज़दीक से वहाँ की चीज़ों को देखते रहे हैं,
तो मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि जो बदलाव हुए हैं, किसानों की आमदनी पे किस तरह से उसका फर्क पड़ा है? जो पहले जब वहां बाजार कम था और अब जब इतना कुछ बढ़ गया है, इतनी मांग बढ़ी है, तो आमतौर पे ये भी कहा जाता है कि बहुत बार मांग बढ़ती है, सब व्यवस्थाएं, गतिविधियां बढ़ती हैं, लेकिन किसान कहीं ना कहीं खाली रह जाता है और ज्यादातर जो हिस्सा है वो बिचौलियों के हाथ में चला जाता है। वहां पे आपका अनुभव क्या रहा है? इसका लाभ क्या किसानों को भी हुआ है? जरूर हुआ है भवन जी। अगर अपन मक्के की बात करें खासकर और बिहार की बात करें इस विषय में, तो किसान के पास रबी के टाइम पे यानी नवंबर से लेके जो मार्च तक का टाइम है, तो बहुत कम विकल्प होते हैं बुवाई मतलब करने के लिए। और बिहार ऐसे एरिया में हम देखेंगे तो गेहूं एक क्रॉप है और दूसरा क्रॉप है मक्का। गेहूं का जो यील्ड आता है 2 से लेके 2.5 टन प्रति हेक्टेयर आता है, वही मक्के का यील्ड जो है 5.5 से लेके 6 टन प्रति हेक्टेयर आता है। और गेहूं को थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है मक्के से थोड़ा सा अधिक है। इसकी वजह से किसान की नेट आय में देखेंगे कहीं ना कहीं गेहूं पीछे चढ़ते गया और वो गेहूं को रिप्लेस करते हुए मक्का, क्योंकि 5.5-6 टन की यील्ड आता है, तो मक्के के ऊपर किसान का प्रति इंटरेस्ट बहुत जागते गया। और किसान उसी हिसाब से, अगर किसान की नेट रियलाइजेशन हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं 750 से लेके 850 रुपए के बीच रहता है क्षेत्र, मतलब डिपेंडिंग अपॉन पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। और उस हिसाब से किसान का जो भाव मिलता है गेहूं का वो 1150 से लेके 1450, 1550 के रेंज में मिलता है उस सीजन के ऊपर। तो हम क्योंकि वहां के यील्ड ज्यादा था, किसान के नेट रियलाइजेशन यानी किसान का आय भी उसी हिसाब से बढ़ता गया। जैसा क्षेत्रफल बढ़ता गया वैसा वहां का किसान का जो विकास है वो भी बढ़ता गया। आज के दिन में बिहार का किसान रबी में पसंदीदा क्रॉप है उसका मक्का, जो नॉर्थ बिहार की हम बात करें। साउथ बिहार में 2-3 और अन्य क्रॉप है। जी, इसी सवाल का एक एक्सटेंशन है श्रीधर जी कि आपने बताया किसानों की आमदनी बढ़ी है, उनको फायदा हुआ है, लेकिन हमने साथ में ये भी देखा है कि जो बिहार में बहुत कुछ ऐसे जो किसान उत्पादक संगठन है, एफपीओ हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें अगर देखा जाए तो एक हिस्सा पूर्णिया और उसके आसपास के इलाकों के एफपीओज का है, जो बाकायदा वायदा बाजार में हेजिंग तक कर रहे हैं मक्के में। तो इन जो एफपीओ रिलेटेड गतिविधियां हैं उनके बढ़ने में इस पूरी परिस्थिति का आप कितना योगदान मानते हैं? उनकी पूरी मतलब देखिए, जैसा बाजार की मांग बढ़ती है सब कुछ मतलब कायदे कायनात उस मांग को फुलफिल करने के लिए काम आता है, और उसी सिलसिले में एफपीओ को भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल तरीके से मैं बोलता हूँ, बिहार में एक एफपीओ है जीविका के नाम से। तो ये काफी क्लोजली किसान के साथ में काम करती है, और किसान का माल प्रोक्यूरमेंट करके उसको सेग्रीगेट करके ग्रेडिंग करके, और कुछ माल जो एनसीडीएक्स क्वालिटी का होता है डायरेक्टली एनसीडीएक्स में हेजिंग करके डिलीवरी भी देते रहे। तो इस हद तक वहां पे एनसीडीएक्स का पेनिट्रेशन होने की वजह से जो है किसान को और एफपीओ को एक बहुत बड़ा लेवल पे वहां पे काम करने का आसार मिला। जी जी, श्रीधर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्रीधर नंदन जी जो हमसे बात कर रहे थे आज गुलाब बाग और पूर्णिया के क्षेत्र में किस तरह से पिछले 10 सालों में मक्के की डिमांड बढ़ने के कारण वहाँ के जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके खड़े होने के कारण किस तरह इलाके में बदलाव आया है उसके बारे में। फिलहाल अब मंडी.com में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।